सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आरआरसी बैच, जिसका कंप्लीट नेम है रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर नीट 2025। इसके अंदर बेसिकली हम पूरी बायोलॉजी कवर अप करेंगे, पूरी एनसीईआरटी के ऑल चैप्टर कवर अप करेंगे। एक वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, इसलिए इसको वन शॉट सीरीज भी आप कह सकते हो। आज के वीडियो लेक्चर में, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है भाई इस पेज का, इसके अंदर हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होगा। ऑब्वियसली हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत स्लो भी नहीं पढ़ेंगे, बहुत फास्ट भी नहीं पढ़ेंगे, मीडियम लेवल से पढ़ाएंगे, बट एवरी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे भाई सीधा वीडियो, क्योंकि आपके जो टाइम के सेकंड्स है ना, वो भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी सबसे पहले इस चैप्टर में बात करती है बच्चों अमेजिंग वर्ल्ड के बारे में। एनसीईआरटी बोलती है ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही वंडरफुल है, एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसको देखकर हमारी आंखों पर भी यकीन नहीं होता है कि इतना ब्यूटीफुल भी नेचर हो सकता है बेसिकली। तो कुछ डायग्राम लगाए हैं आपके लिए, जिससे आप रिलेट कर सको नेचर की ब्यूटी को। एक बटरफ्लाई लगाया है जो कि बहुत ही खूबसूरती को अपने अंदर लिए हुए है भाई। आगे एक डियर का डायग्राम लगाया है, आप देख सकते हो नेचर की ब्यूटी इस पिक्चर के अंदर। आगे एक लिजार्ड का पिक्चर लगाया है, नेचर की ब्यूटी को आइडेंटिफाई आप कर ही सकते हो। आगे एक रैबिट का डायग्राम लगाया है भाई, इसकी भी मासूमियत को देखते हुए आप ब्यूटी को देख सकते हो। इसके आगे एक फिश का डायग्राम है, ये एक जेली फिश है बेसिकली, है ना, एक्वेटिक एनिमल है ये। तो ये भी इस तरह के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं इस अर्थ के ऊपर। एक डॉल्फिन का डायग्राम लगाया है, जिसे आप देखकर इसकी ब्यूटी को आइडेंटिफाई कर ही सकते हो, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल ये नेचर हो सकता है। तो एनसीईआरटी ने कहा कि लिविंग वर्ल्ड बहुत अमेजिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है। इस ब्यूटी को हमने देखा भी कुछ पिक्चर्स के थ्रू। उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहां पर रहते हैं, आखिर उनका हैबिटेट क्या है, इसके बारे में एनसीईआरटी कुछ वर्ड लिखती है बच्चों। तो सबसे पहला हैबिटेट है बच्चों कोल्ड माउंटेन्स, जो ठंडे पर्वत होते हैं बच्चों, जो पहाड़ होते हैं जिनके ऊपर बर्फ गिरा रहता है, उस हैबिटेट को कोल्ड माउंटेन्स बोला है। एनसीईआरटी ने डायग्राम लगा के दिखाया है ताकि आप बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज कर सको एक एक वर्ड को। कोल्ड माउंटेन हैबिटेट हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद एनसीईआरटी ने बोला है डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में, ऐसे फॉरेस्ट, ऐसे जंगल जिनमें जो लीव्स है वो फॉल ऑफ हो जाती है, वो नीचे गिर जाती है। इन्हें हिंदी में पर्णपाती वन भी कहा जाता है बच्चों। इनमें पेड़ों की पत्तियां नीचे गिर जाती है, इसलिए इनको डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। इनके अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं भाई। इसके बाद एनसीईआरटी ने ओशियन के बारे में लिखा है भाई, ओशियन में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जैसे मछलियां तो मिल ही रही है, डॉल्फिन तो मिल ही रही है बेसिकली। आगे देखो एनसीईआरटी लिखती है फ्रेश वाटर लेक के बारे में, ऐसे लेक, ऐसे तालाब, ऐसे जलाशय जिनके अंदर मीठा पानी है भाई, है ना, ए लवणीय जल है, लवण बिल्कुल नहीं है, सॉल्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है, इसके अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं भाई। इसके बाद एनसीईआरटी लिखती है डेजर्ट के बारे में, डेजर्ट जहां पर कुछ भी नहीं है भाई, देखो ना पेड़ है ना पौधे हैं, फिर भी यहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है हॉट स्प्रिंग्स के बारे में। स्प्रिंग्स का मतलब होता है झरना बच्चों, पानी का झरना। हॉट का मतलब है गर्म, ये गर्म पानी का झरना है भाई, हॉट वाटर इसके अंदर फॉलो हो रहा है, नीचे गिर रहा है। तो एनसीईआरटी इन एग्जाम्पल को देकर हमें यह समझाना चाहती है कि ऐसा कोई प्लेस ही नहीं है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते हो। गर्म से गर्म पानी वाले झरनों से लेकर ठंडे से ठंडे पहाड़ों पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। घने से घने जंगलों से लेकर, जैसे कि डेसिडुअस फॉरेस्ट, रेगिस्तान जहां पर कोई पेड़ ही नहीं है, वहां भी लाइफ मिलती है। तो एनसीईआरटी ये कहना चाहती है कि लाइफ जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो बहुत वैरायटी के हैबिटेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आई होप एक एक वर्ड एनसीईआरटी का हमने रिलेट करके बता दिया आपको बहुत ही अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि कुछ ऐसे सीन्स, कुछ ऐसे सेंस है हमारे नेचर के अंदर जो हमें बहुत ही आश्चर्य में डाल देते हैं, बहुत ही वंडर के अंदर डाल देते हैं भाई। वो कौन कौन से नाम है एनसीईआरटी ने लिखे हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा है एनसीईआरटी ने ग्लोपिंग हॉर्स, यानी कि दौड़ता हुआ घोड़ा। अगर दौड़ते हुए घोड़े का पिक्चर आपको दिखाऊं तो देखो आप कितना ब्यूटी इसके अंदर आइडेंटिफाई कर पाओगे भाई, है ना। आप आश्चर्य में ऑब्वियसली पड़ जाओगे, कितनी सारी ब्यूटी को लिए हुए है ये डायग्राम। आगे एनसीईआरटी लिखती है बच्चों माइग्रेटिंग बर्ड। माइग्रेशन का मतलब होता है एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पे जाना। बहुत सारे ऐसे बर्ड होते हैं, पक्षी होते हैं, जो क्लाइमेट चेंज होने के कारण अपने हैबिटेट को छोड़कर दूसरे हैबिटेट में रहने के लिए चले जाते हैं। जब
क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक होती है तो वह वापस भी अपने हैबिटेट में आ जाते हैं। लेकिन एक बार तो चले गए थे, इस जाने को ही क्या बोलते हैं बच्चों? माइग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेटिंग करने वाली बर्ड को अगर आप देखो तब भी आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि एक बर्ड कैसे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर चलकर उड़कर आ जाती है अपने कुछ टाइम को स्पेंड करने के लिए। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। देखो वैली ऑफ फ्लावर्स भी लिखा है एनसीईआरटी ने। इसका मतलब है पहाड़ों पर लगने वाले फूलों के बगीचे, ये इतने खूबसूरत होते हैं, इनको देखकर ऑब्वियसली कोई भी आश्चर्य में पड़ जाएगा, कोई भी वंडर में पड़ जाएगा। बोलो बात समझ में आती है क्या? एक एक वर्ड एनसीईआरटी का क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए उस वर्ड की। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट। एनसीईआरटी लिखती है अटैकिंग शार्क जो है वो भी हमें आश्चर्य में डाल देता है भाई। शार्क एक खतरनाक मछली है भाई, बेसिकली आप कह सकते हो। ये अटैक करती हुई शार्क का डायग्राम लगाया है आपके सामने। इसको देखकर आप जरूर आश्चर्य में पड़ जाओगे, वंडर में चले जाओगे भाई कि इतनी खतरनाक भी मछलियां होती है, इतने खतरनाक भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो अटैक कर सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली इसको देखकर तो आश्चर्य में पड़ ही जाओगे। शार्क नाम है इसका, है ना, हल्के में मत लेना बिल्कुल। आगे देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की लाइंस को बच्चों। एक एक लाइन को बहुत ही डीपली समझेंगे हम, है ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा फास्ट। बहुत ध्यान से देखो बच्चों। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पहली हेडिंग है भाई इस चैप्टर के अंदर। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसनेस, कितने ज्यादा डिफरेंस की यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रही है, कितने ज्यादा प्रकार के टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है बच्चों? लिखा गया है नंबर हो या फिर टाइप हो, किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कहां पर प्रेजेंट है? अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का कितना ज्यादा टाइप है, कितना ज्यादा नंबर है, इसको ही क्या बोलते हैं बच्चों? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायो का मतलब ही होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसनेस। लिविंग जो अर्थ के ऊपर मिल रहे हैं उनमें डिफरेंसनेस की कैटेगरी कितनी है, कितने नंबर्स में और कितने टाइप में ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। देखो द नंबर ऑफ स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनका नंबर अभी तक डिस्क्राइब्ड कर दिया गया है, जो स्पीसीज अभी तक डिस्कवर हो चुकी है, हमें पता चल गया उनके बारे में, उसका नंबर है 1.7 to 1.8 मिलियन। अगर लेक्स में बात करें तो 17 से 18 लाख इतनी स्पीसीज को डिस्कवर कर लिया गया है भाई, डिस्क्राइब कर दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। इन स्पीसीज में से एनिमल कितने हैं भाई? 1.25 मिलियन, यानी कि लगभग 12.5 लाख, 12.5 लाख क्या है हमारे सामने एनिमल है। और यहां पर लगभग 5.5 लाख क्या है आपके पास? प्लांट है बच्चों। क्या है बच्चों? प्लांट है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए हैं उसका नंबर है 17 से 18 लाख। उनमें से एनिमल्स कितने हैं? 12.5 लाख और प्लांट कितने हैं? 5.5 लाख। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में सुन लो। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है, जिसमें से 1.25 मिलियन तो एनिमल्स है और 0.55 मिलियन क्या है बच्चों? प्लांट है। दोनों का डाटा देखकर आप समझ सकते हो कि एनिमल्स का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट्स, है या नहीं है? एनिमल्स का नंबर ज्यादा है भाई। और अगर एनिमल्स में भी बात करें किस टाइप के एनिमल सबसे ज्यादा मिलते हैं बच्चों, तो इंसेक्ट जो होते हैं वो मोस्ट डाइवर्स एनिमल्स है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एनिमल्स कौन सा है बच्चों? इंसेक्ट है। अगर प्लांट की अंदर बात करें सबसे ज्यादा कौन से प्लांट मिलते हैं, तो एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा मिलने वाले प्लांट है बच्चों। जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब ये वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एनिमल किंगडम में इंसेक्ट वर्ड बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बोलो बात समझ में आती है इतनी? एंजियोस्पर्म की थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं बच्चों। एंजियो वर्ड का मतलब ही होता है कवर। क्या होता है? कवर। और स्पर्म वर्ड का मतलब ही है यहां पर सीड। सीड के ऊपर कवर प्रेजेंट होता है इन प्लांट्स के अंदर। सीड के ऊपर जो कवर होता है इसी कवर को नाम देते हैं बच्चों फ्रूट। क्या नाम देते हैं? फ्रूट। तो मैं कह ये रहा हूं आपसे, एंजियोस्पर्म का मतलब है ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। फ्रूट को सीड के ऊपर का कवर भी कह सकते हैं, इसीलिए इनको एंजियोस्पर्म नाम दिया गया है। इनको फ्रूट वाले प्लांट्स भी आप कह सकते हो। बोलो बात समझ में आती है? एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई और बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों।
देखो जैसे हम अपने घरों में भी सामान लेकर आते हैं बाजार से बहुत सारा, उसके बाद घर में लाने के बाद अलग अलग सामान के ग्रुप्स बनाते हैं भाई। जैसे बेडरूम का सामान अलग कर दिया, बाथरूम का सामान अलग कर दिया, किचन का सामान अलग कर दिया। उन सामान को, उस मटेरियल को अलग अलग क्यों करते हैं हम? ताकि उसको अरेंज कर सके, व्यवस्थित कर सके। जब भी हमें उस सामान की जरूरत हो तो बहुत आसानी से हमें मिल जाए वो सामान। इसीलिए हम उसे ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब है क्लासेस में डिवाइड कर देना, अलग अलग ग्रुप्स बना देना, ताकि हमें इजीली उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चल जाए। जैसे कि मैंने सामान का, मटेरियल का एग्जांपल दिया था। मटेरियल को अलग अलग क्यों करते हैं? ताकि आसानी से मटेरियल प्राप्त हो जाए हमें। ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्यों करते हैं बच्चों? अलग अलग ग्रुप्स में क्यों डालते हैं? ताकि हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना बहुत ही ईजी बन जाए, बहुत ही आसानी से उस ऑर्गेनिज्म की डिटेल्स को हम निकाल सके और पढ़ सके। किस ऑर्गेनिज्म में कितनी सिमिलरिटी है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, यह भी पता चल जाता है क्लासिफिकेशन से। तो उम्मीद करते हैं क्लासिफिकेशन का जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपको समझ में आया है। अब देखो समझते हैं एनसीईआरटी के वर्ड। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एनीथिंग, किसी को भी ग्रुप के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, और वो ग्रुप कन्वीनियंट कैटेगरी वाले होंगे भाई। ऐसा नहीं है कि कहीं भी उठा के रखा है, हमने किचन के सामान को किचन के ग्रुप में ही रखा है, बेडरूम के सामान को बेडरूम के ग्रुप में ही रखा है। उसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब ग्रुपिंग की गई तो ये देखा गया, इस ऑर्गेनिज्म को अगर इस ग्रुप में रख रहे हो ना तो कैरेक्टर मैच होने चाहिए। इस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी जो ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टर इस ऑर्गेनिज्म से मैच होने चाहिए। बोलो बात समझ में आती है आपको? सर क्रिस्टल क्लियर हो गया। और ये जो कन्वीनियंट कैटेगरी है ये ऑब्वियसली उनके कैरेक्टर पे बेस्ड होगी भाई, और वो ऐसे कैरेक्टर होंगे जो बहुत ही इजीली ऑब्जर्व हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस ऑर्गेनिज्म के, आराम से बाहर से ही आपको ये कैरेक्टर दिख जाएंगे। तभी आप कैरेक्टर को देख के उस ऑर्गेनिज्म को उस ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर सकोगे। बोलो बात समझ में आती है? तो क्लासिफिकेशन क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी मटेरियल को, किन्हीं भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कन्वीनियंट ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है, अलग अलग कन्वीनियंट ग्रुप में बांटा जाता है। और वो कन्वीनियंट ग्रुप्स क्यों बने हैं? उनके कैरेक्टर के बेसिस पे, और वो कैरेक्टर इजीली ऑब्जर्वेबल है। ऑब्जर्व का मतलब आसानी से दिख जाना, पता चल जाना। बोलो बात समझ में आती है? आप कहोगे सर इतना तो समझ में आता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसके बेसिस पे अलग अलग टेक्सा के अंदर हमने क्लासिफिकेशन को डिफरेंशिएट किया है बच्चों। देखो टेक्सा वर्ड को बहुत अच्छे से समझाता हूं मैं। जैसे कोई पूछे आपसे आपका एड्रेस क्या है तो आप कहोगे इंडिया। इंडिया के अंदर भी दिल्ली है ना, दिल्ली के अंदर भी आप कह सकते हो एनसीआर, आसपास का एरिया। तो ये जो मैंने बताई है तीन कैटेगरी, इंडिया, दिल्ली, एनसीआर, क्या ये तीनों एड्रेस है? नहीं, ये एड्रेस की अलग अलग रैंक है। इंडिया बहुत बड़ा एरिया है इसलिए ये बहुत बड़ी रैंक है, दिल्ली उससे छोटी रैंक है, और एनसीआर उससे भी छोटी रैंक है। तो ये जो एक एक रैंक है एड्रेस के अंदर, उसी प्रकार की रैंक्स होती है क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स के अंदर। क्लासिफिकेशन करते टाइम बहुत सारे ग्रुप बने, अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग रैंक बनी। ईच रैंक को क्या बोलते हैं बच्चे? टेक्सा बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई? और ये जो क्लासिफिकेशन करने की प्रोसेस है इसको बोलते हैं टेक्सोनोमी। क्लियर हुआ क्या? क्लासिफिकेशन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डालना। और क्लासिफिकेशन करने की प्रोसेस क्या है? टेक्सोनोमी। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्या बेसिस हो सकते हैं भाई मॉडर्न टेक्सोनोमिकल स्टडीज के अंदर। अगर आप मॉडर्न टेक्सोनोमी को पढ़ोगे, आज अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें प्राप्त होता है तो उसके कौन से कैरेक्टर हम पढ़ेंगे, किस बेसिस पे उसका टेक्सोनोमिकल आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करेंगे, वो आपके सामने लिखा गया है भाई। आज हम मॉडर्न के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे भाई, हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर से दिखाई दे, इंटरनल का मतलब जो अंदर से दिखाई दे। किसी भी सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे भाई, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल मिल रहे हैं उन सब का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हम उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट का प्रोसेस भी पढ़ेंगे कि वो कैसे डेवलप होता है अपनी स्मॉल स्टेज से अडल्ट स्टेज में। और हम उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे भाई कि वो ऑर्गेनिज्म जो है किस टाइप की सॉइल के लिए अडेप्ट है, किस टाइप के टेम्परेचर के लिए अडेप्ट है ना, किस टाइप के क्लाइमेट में ज्यादा सर्वाइव कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर, ये चारों बेसिस हम कंसीडर करेंगे जब मॉडर्न बेसिस पे हम क्या करेंगे बच्चों? टेक्सोनोमी करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। बोलो एक एक वर्ड समझ में आता है? क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो
जो टेक्सोनोमी की प्रोसेस होती है ना बच्चों, इसके अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। उसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने, देखो मैं लिख रहा हूं आपके सामने साई सन। क्या लिख रहा हूं बच्चे? साई सन। ये हिंदी का नाम है। साईं बाबा आपने नाम सुना होगा अगर इंडिया में रहते हो, ऑब्वियसली इंडिया में ही रहते हो, तो साईं बाबा से आप याद रखोगे साईं सन बेटे को बोलते हैं भाई, पुत्र को, है ना। तो साईं सन एक ट्रिक है। इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, देखो साईं और सन, साई सन ऐसे लिखूंगा। इस सी का मतलब होगा बच्चे कैरेक्टराइजेशन। क्या होगा? कैरेक्टराइजेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर पढ़ेंगे सबसे पहले। इस आई का मतलब होगा बच्चे आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। इस सी का मतलब होगा बच्चे क्लासिफिकेशन, और इस एन का मतलब होगा बच्चे नोमेनकल्चर। ये 4 स्टेप होते हैं टेक्सोनोमी के अंदर, और चारों का जो सीक्वेंस है, पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा, वो एक ट्रिक के द्वारा आपके सामने लिख दिया गया है। हालांकि इनके सीक्वेंस का होने का एक एक वर्ड, एक एक डिटेल में आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन ही क्यों है, सबसे बाद में नोमेनकल्चर ही क्यों है, ये सब बातें करेंगे। लेकिन एक ट्रिक तो होनी चाहिए आपके पास। अगर बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है जिसमें सोचने का टाइम ही नहीं है, उसमें ट्रिक से आप आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चे? कैरेक्टराइजेशन। चलिए इसी की बात करते हैं बच्चों, कैरेक्टराइजेशन की ही बात करते हैं। कैरेक्टराइजेशन जो है ये होता है लिस्टिंग ऑफ ऑल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म आपको मिला है, जिसकी भी डिस्कवरी आपने की है, उसे आप क्लासिफाई करने चाहते हो, उसे आप टेक्सोनोमी के अंदर देना चाहते हो भाई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी कैरेक्टर है, उसके ईयर का साइज क्या है, वो कहां पर रहता है, उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सारे जो कैरेक्टर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इन सब को समझकर हम एक लिस्ट बना लेंगे उसके कैरेक्टर की। इस लिस्ट बनाने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कैरेक्टराइजेशन, क्योंकि हम कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, जब तक कैरेक्टर पढ़ोगे नहीं, आप कैसे बताओगे ये ऑर्गेनिज्म कहां पर रखा जाना चाहिए? इसलिए सबसे पहला स्टेप तो क्या होना चाहिए? कैरेक्टराइजेशन ही होना चाहिए, और वही है बच्चों। इसके अंदर देखो, अगर ओल्ड टेक्सोनोमी है, पुराने तरीके हैं, तो उनके अंदर ओनली मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल को आप एक्सटर्नल भी बोल सकते हो, केवल बाहर के कैरेक्टर देखे जाएंगे। अगर न्यू टेक्सोनोमी है बच्चों, तो इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल, और इंटरनल, इंटरनल को आप एनाटॉमिकल भी बोल सकते हो। एक्सटर्नल को मॉर्फोलॉजिकल और इंटरनल को एनाटॉमिकल कैरेक्टर या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो। बोलो, बात समझ में आती है क्या? कैरेक्टराइजेशन क्या है? लिस्ट बनाना सभी कैरेक्टर की। अगर ओल्ड टेक्सोनोमी के अंदर है तो ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर की लिस्ट बनाएंगे। अगर न्यू टेक्सोनोमी के अंदर है तो हम बाहर के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैरेक्टर की लिस्ट बनाएंगे। बोलो, बात समझ में आती है? आप कहोगे सर बहुत ही बढ़िया। अगला स्टेप, पहला स्टेप क्या था बच्चों? साई का सी यानी कि पहला था कैरेक्टराइजेशन, दूसरा है आई यानी कि आइडेंटिफिकेशन। अगर आपने कैरेक्टर की लिस्ट बना ली तो आप उन कैरेक्टर को पहले से जो ऑर्गेनिज्म जिनकी डिस्कवरी हो गई है उनके कैरेक्टर से मैच करोगे। क्या करोगे बच्चों? मैच करोगे, यानी कि कंपेयर करोगे बेसिकली आप। तो इस स्टेप को बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन। अजान हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक।
तो चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं आइडेंटिफिकेशन को। जैसा कि मैंने बताया, जो भी ऑर्गेनिज्म आपको मिला है जिसके आपने कैरेक्टर की लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के कैरेक्टर को हम उस ग्रुप के कैरेक्टर से मैच करेंगे जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड ग्रुप हमने बना लिया था। अगर मैच हो गया तो उस ऑर्गेनिज्म को उसी के अंदर डाल देंगे। भाई आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कहां पर रखा जा सकता है, इसलिए इसको आइडेंटिफिकेशन बोला है। अगर मैच हो गया तो हम उसे क्लासिफाई कर देंगे, उस ऑर्गेनिज्म को उस ग्रुप में रख देंगे, उसे बोलेंगे क्लासिफिकेशन। अगर मैच नहीं किया तो हमें नया ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर वाला ग्रुप हमारे पास नहीं है, और ऑर्गेनिज्म मिल गया तो हम नया ग्रुप भी बना सकते हैं। अगर कैरेक्टर मैच हो गए तो उसी ग्रुप में रख दिया, दैट इज क्लासिफिकेशन। अगर नया ग्रुप भी बनाना पड़ा तो वो भी क्या है बच्चे, क्लासिफिकेशन ही है। क्लासिफिकेशन करने के लिए नया ग्रुप भी बनाया जा सकता है। अगर ग्रुप के अंदर रख दिया है, क्लासिफाई कर दिया है, तब हम उसका नाम रखते हैं, उसका नोमेनकल्चर करते हैं। इसके अंदर बेसिकली साइंटिफिक नेम दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। अभी साइंटिफिक नेम के बारे में स्टडी करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो नोमेनकल्चर के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता है। मैं फिर से याद दिला दूं, साइंसन, ये ट्रिक मैंने बताई है भाई। कैरेक्टराइजेशन सबसे पहले होगा, क्योंकि बिना कैरेक्टर को देखे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। उसके बाद आई से आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद सी से क्लासिफिकेशन होगा, उसके बाद एन से क्या हो जाएगा बच्चे, नोमेनकल्चर हो जाएगा, नाम रख दिया जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? ये है टेक्सोनोमी के 4 स्टेप। क्या है? टेक्सोनोमी के 4 स्टेप। सीरियल ऑर्डर में याद रखेंगे, सबसे पहले ये होता है और सबसे बाद में ये होता है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। एनसीईआरटी में ऑर्डर भी दिया है भाई, तो आपको नीट के क्वेश्चन में सीरियल ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। इसके बाद हम समझते हैं, देखो बच्चों, सिस्टमैटिक्स के बारे में। सिस्टमैटिक्स क्या है, ध्यान से सुनो। ये है एक रिलेशनशिप है बच्चों, दो डिफरेंट काइंड्स के बीच में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में। कैसे, सुनना ध्यान से। अभी तक हमने पढ़ा है टेक्सोनोमी के बारे में। अगर टेक्सोनोमी के साथ आप फाइलोजेनी को भी कंसीडर करो, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशन। क्या मतलब होता है? इवोल्यूशन। दो ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाई कर रहे हो टेक्सोनोमी के थ्रू। अगर उन ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, एक ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिज्म जितने भी आप क्लासिफाई कर रहे हो, उनका ओरिजिन कहां से हुआ है, वो किस ऑर्गेनिज्म से इवोल्व हुए हैं, उनका निर्माण कहां से हुआ है, वो अगर आप पता करो तो उसे बोलेंगे फाइलोजेनी रिलेशनशिप। बात समझ में आती है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनोमी करते समय उसके इवोल्यूशन को भी ध्यान में रखा जाए तो इस प्रकार की टेक्सोनोमी को बोलेंगे सिस्टेमैटिक्स। बोलो बात समझ में आती है? यहां पर टेक्सोनोमी होती है इवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए। ये एक ब्रांच है स्टडी की, ऑब्वियसली, ठीक है। ये जो वर्ड है ना सिस्टेमैटिक्स, ये एक लैटिन का वर्ड सिस्टेमा, इससे आया है भाई। सिस्टेमैटिक्स जो वर्ड है वो लैटिन का वर्ड है, सिस्टेमा, इससे आया है। और इस सिस्टेमा का मतलब होता है इंग्लिश में सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट, व्यवस्था पूर्वक व्यवस्थित करना, सिस्टेमैटिक अरेंज करना। किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से व्यवस्थित करना ही क्या होता है भाई, सिस्टेमैटिक्स का मतलब होता है। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया होता क्या है बच्चों, टेक्सोनोमी तो करते हैं लेकिन इवोल्यूशन को भी ध्यान में रख के करते हैं। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है भाई। ये जो वर्ड है ना बच्चों सिस्टेमा, इसका यूज किया है लिनियस ने। अपना जो पब्लिकेशन है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे, इसके अंदर इसका यूज किया था एज ए टाइटल। टाइटल किसका टाइटल है? लिनियस, कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट है बच्चों। इन्होंने अपना पब्लिकेशन निकाला है जिसका नाम रखा सिस्टेमा नेचुरे। ये जो सिस्टेमा वर्ड है इसका मतलब सिस्टेमेटिक से है, और सिस्टेमेटिक का मतलब सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बोलो एक एक वर्ड समझ में आता है? क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं बच्चों। कुछ ज्यादा ही आगे आगे क्या, यहां से समझना है हमें। ध्यान से देखो, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम के द्वारा, सेम नेम के द्वारा पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। यही नोमेनकल्चर का पर्पस था बेसिकली। एक ही नाम दोगे आप, जैसे इंडिया के लोग आलू को आलू बुलाते हैं हिंदी में, अमेरिका के लोग क्या बोलेंगे? पोटैटो बोलेंगे। तो ये अलग अलग नाम है। अगर अमेरिका का कोई पर्सन इंडिया में घूमने आया तो दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होगा क्या? वो बोलेगा ये तो पोटैटो है, लेकिन इंडिया वाला बोलेगा ये तो आलू है। होगा या नहीं? तो इस कंफ्यूजन को, इस भ्रांति को, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने कहा कि सभी ऑर्गेनिज्म को हम एक एक वर्ड दे देंगे। क्या दे देंगे बच्चों? एक एक वर्ड, है ना। जैसे आलू को भी दे दिया था बाद में सोलेनम ट्यूबरोसम, तो अमेरिका वाला भी कहेगा सोलेनम ट्यूबरोसम और इंडिया वाला भी कहेगा सोलेनम ट्यूबरोसम।
बात समझ में आती है क्या? ऑब्वियसली दोनों पढ़े लिखे होने चाहिए, साइंटिफिक नेम उनको पता होने चाहिए, है ना। आगे लिखा गया है बच्चों, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑब्वियसली नोमेनकल्चर नेमिंग कह सकते हो उसको, वो तभी पॉसिबल होगा जब उसके आप डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, यानी कि जब आप ऑर्गेनिज्म के बारे में कैरेक्टर पढ़ोगे, उसे डिस्क्राइब करोगे, उसके बाद ही आप उसका नाम रख सकते हो। आगे बताऊंगा अभी कि नाम कहां से रखा जाता है, तब आप ऑलरेडी समझ जाओगे कि क्यों कैरेक्टराइजेशन जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है नाम रखने से पहले। इसके बाद ये जो साइंटिफिक नेम होता है ना बच्चों, ये कौन रखता है भाई? अगर प्लांट्स है, क्या है बच्चे? प्लांट्स है। अगर प्लांट्स है तो उसके लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनकल्चर, ICBN, ये पूरा नाम भी है आपके सामने, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनकल्चर। बोटेनिकल से याद रखोगे, ये प्लांट के लिए साइंटिफिक नेम रखता है। एनिमल के लिए कौन रखता है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। बात समझ में आई? तो ये दो इंटरनेशनल कमिटी है भाई जो साइंटिफिक नेम रखती है, प्लांट के लिए और एनिमल के लिए। देखो बच्चे, जो साइंटिफिक नेम है जो प्लांट के लिए है उसको बोटेनिकल नेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोटेनिकल नेम। अगर मैंने लिख दिया बोटेनिकल नेम तो ये प्लांट का साइंटिफिक नेम होगा। अगर मैंने लिख दिया जूलॉजिकल नेम तो ये एनिमल का साइंटिफिक नेम होगा। बोलो बात समझ में आती है क्या? तो ये वर्ड आप ऑलरेडी रिलेट कर सकते हो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो अन्यथा हम सब कुछ तो पढ़ा ही रहे हैं भाई। ईच ऑर्गेनिज्म के पास एक ही नाम होगा, एक ऑर्गेनिज्म को हम एक ही नाम देंगे भाई। ऐसा नहीं होगा आलू को सोलेनम ट्यूबरोसम भी बोलेंगे और आलू को ही सोलेनम नाइग्रम भी बोलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। एक ऑर्गेनिज्म को, एक थिंग को एक ही नाम दिया जाएगा, ये पर्पस है बेसिकली। और एक नाम जो है, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम एक नाम है, ये एक ही ऑर्गेनिज्म को देंगे, ये केवल आलू को ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है सोलेनम ट्यूबरोसम आलू को भी बोलते हैं, टमाटर को भी बोलते हैं, ऐसा भी कभी नहीं होगा। बोलो बात समझ में आती है? आप कहोगे सर समझ में आया। ये जो डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये इनेबल करता है पीपल को सेम नेम के ऊपर, है ना, सेम नेम अगर दिया है तो बहुत ही अच्छे से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इस नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है भाई वो ऑर्गेनिज्म, उसी को साइंटिफिक नेम हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ये नाम इंश्योर भी करता है कि एक नाम एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म को ना दिया जाए, ये मैंने बता ही दिया। एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम देंगे और एक नाम को भी एक ही ऑर्गेनिज्म को देंगे, ये दोनों बातें अलग अलग है और दोनों क्रिस्टल क्लियर है आपके दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल कर लिया भाई, साइंटिफिक नेम के जो प्रिंसिपल है वो पूरे यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर लिए, इसलिए ये नेम जो इतना प्रचलित हो गया। इसके अंदर दो कंपोनेंट है भाई। सबसे अच्छी जो नोमेनकल्चर की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है उसे बाइनोमियल नोमेनकल्चर के नाम से जाना जाता है भाई। यहाँ पर बाई का मतलब ही है टू, क्या मतलब है बच्चों? टू, और नोमेन का मतलब है वर्ड बेसिकली। इस साइंटिफिक नेम में टू वर्ड होंगे, इसलिए बाइनोमियल नोमेनकल्चर इसको बोलते हैं। ऊपर लिखा हुआ भी है टू कंपोनेंट्स। बोलो बात समझ में आती है? जो पहला कंपोनेंट होगा, पहला वर्ड होगा, उसे बोलेंगे जेनेरिक नेम। जो बाद वाला होगा, दूसरा जो होगा, उसे बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। यानी कि जब भी साइंटिफिक नेम लिखा होगा, जैसे मैं मैंगो का नाम लिखता हूं आपके सामने, मैंगो को बोलते हैं मेंजीफेरा इंडिका। क्या बोलते हैं बच्चे? मेंजीफेरा इंडिका। ये जो मेंजीफेरा है ना, मैंगो के नेम में जो मेंजीफेरा है, ये उस मैंगो के जीनस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो इंडिका है, ये उस मैंगो की स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको जेनेरिक नेम और उसको स्पेसिफिक एपिथेट बोला जाता है। बोलो बात समझ में आती है क्या? ये जो टेक्सोनोमी है ना बच्चों, टेक्सोनोमी एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसको याद रखेंगे कि टेक्सोनोमी के फादर किसको बनाया है? कैरोलस लिनियस को। याद कैसे रखेंगे? ध्यान से देखो, टेक्सोनोमी का पहला वर्ड टैक्स है तो याद रखेंगे टैक्सी, और टैक्सी के अंदर क्या चलती है बच्चों? कारें चलती है। और कैरोलस का पहला वर्ड क्या है? कार है बच्चों। तो टेक्सोनोमी के फादर कौन है? कैरोलस लिनियस है। टैक्सी के अंदर कार चलती है, ऐसे याद करेंगे। ये जो बाइनोमियल नोमेनकल्चर है, इसको पूरे वर्ल्ड में सभी बायोलॉजिस्ट के द्वारा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया गया है। बोलो बात समझ में आती है? आप कहोगे क्रिस्टल क्लियर है। तो हम बढ़ेंगे आगे। देखो, मैंगो का आपके सामने डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है, इसके बारे में अभी भी जैसा कि मैंने लिखा, इसका नाम क्या है बच्चे? मेंजीफेरा इंडिका। यहाँ पर मेंजीफेरा क्या डिनोट कर रहा है? इसका जीनस। इंडिका क्या डिनोट कर रहा है? इसका स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको आप स्पीशीज भी कह सकते हो। एक मैंगो का डायग्राम भी है, आप रिलेट कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़े। चलो देखो, यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे गए हैं भाई। जब भी आप नाम लिखोगे तो कुछ रूल्स को फॉलो किया जाएगा। सबसे पहला रूल क्या है? ध्यान से देखो,
ये जो साइंटिफिक नेम होता है ये हमेशा लेटिन लैंग्वेज से लिया जाता है। किसी लिया जाता है? लेटिन लैंग्वेज से, क्योंकि ये लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव ही नहीं होगा, इसलिए यहां से वर्ड को उठा लेते हैं और उसे लिखते हैं इटैलिक्स के अंदर। आप कहोगे सर इंग्लिश से क्यों नहीं लेते भाई इन वर्ड को? इंग्लिश अभी डेड नहीं हुई है, इसका यूज करते हैं तो इसमें बदलाव भी होते जाते हैं। जैसे जैसे राइटर्स को लगता है कि यहां पर चेंज होना चाहिए लैंग्वेज के अंदर तो वो चेंज भी कर देते हैं। इसलिए जो भी डेड लैंग्वेज नहीं है उसके अंदर चेंज पॉसिबल है। लेटिन एक डेड लैंग्वेज है, इसके अंदर चेंज नहीं हो सकता, इसलिए साइंटिफिक नेम को लेटिन से उठाया जाता है भाई और इटैलिक में छापा जाता है, प्रिंट किया जाता है। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा ऑब्लिकली लिखना, थोड़ा तिरछा लिखना। जैसे मैं लिखूं आपके सामने इटैलिक वर्ड को ही लिख देता हूं, देखो ये मैंने लिखा है इटैलिक्स, बट थोड़ा सा तिरछा लिखा है। आपने देखा होगा मोबाइल के फोन के कीबोर्ड में भी ऐसा एक फ्रंट आता है जिसमें तिरछे लेटर्स प्रिंट होते हैं, उसको बोलेंगे इटैलिक प्रिंटिंग। बेसिकली समझ में आता है? साइंटिफिक नेम को लेटिन से उठाएंगे और इटैलिक में छापेंगे। क्रिस्टल क्लियर? बिल्कुल क्लियर भाई। ये जो लेटिन है ये इररेस्पेक्टिव है भाई, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए इसको लेटिन से उठा रहे हैं। बात समझ में आती है क्या? आती है। आगे देखो, जो पहला वर्ड होगा साइंटिफिक नेम में वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड वर्ड होगा वो स्पीशीज को डिनोट करेगा, इसलिए स्पेसिफिक एपिथेट होगा। बोलो बात समझ में आती है? ऑलरेडी 2 लॉ जो है आपको समझा चुके हैं, तीसरे लॉ पर बढ़ते हैं। चलिए भाई, इस लॉ के अंदर ये बोला गया है, ध्यान से देखो, जो बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम को बायोलॉजिकल नेम भी कहा जा सकता है बच्चे, बायोलॉजिकल नेम को साइंटिफिक नेम भी कह सकते हो। ये जो नाम होता है साइंटिफिक नेम होता है उसको अंडरलाइन करते हैं आप, अगर हाथ से लिखते हैं तो। अगर हैंड रिटन है तो क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे बच्चे। अगर और प्रिंटर से आप प्रिंट कर रहे हो तब उसे कैसे करेंगे? इटैलिक्स के अंदर कर रहे हैं। अगर हाथ से लिख रहे हो तब तो अंडरलाइन करोगे और अलग अलग अंडरलाइन करोगे। आप देख भी सकते हो, जब मैंने मैंगो का नाम लिखा था तो मैंने अंडरलाइन भी किए है और दोनों वर्ड को अलग अलग अंडरलाइन किया है, क्योंकि हाथ से लिख रहा हूं भाई मैं। क्लियर है? और ये जो छापा गया है, प्रिंट किया गया है, ये ऑब्वियसली इटैलिक्स के अंदर थोड़ा तिरछा प्रिंट किया जाएगा और ये लेटिन से ओरिजिनेट होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। आगे देखो, जो जीनस होता है, आप ध्यान से देखो इसको, ये एम कैपिटल है बट ये आई स्मॉल है। जीनस का फर्स्ट लेटर, क्या बोल रहा हूं मैं? फर्स्ट लेटर किसका? जीनस का। कैसा होता है बच्चे? कैपिटल होता है। लेकिन इस स्पीशीज का फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर कैसा होता है बच्चे? स्मॉल होता है। बोलो बात समझ में आती है क्या? इसका कैपिटल लेटर होगा पहला लेटर और इसका स्मॉल लेटर होगा पहला लेटर। यहाँ पे वही लिखा गया है। कैपिटल लेटर किसका होगा भाई? फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर बेसिकली, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर होगा। बोलो बात समझ में आती है? मैंजीफेरा इंडिका के एग्जाम्पल में भी आपको दिख रहा है भाई, ये लेटर कैपिटल है बट ये लेटर स्मॉल है। आगे के लेटर तो स्मॉल ही है, फर्स्ट लेटर की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल कहां होगा और बाकी सारे तो आप स्मॉल लिखोगे ही लिखोगे। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं। जो ऑथर है, राइटर है, साइंटिस्ट है, उसका नाम कहां पर लिखेंगे बच्चों? जो स्पीशीज एपिथेट है इसके आगे छोटा सा, बायोलॉजिकल नेम के आगे छोटा सा वर्ड दिया जाता है इस ऑथर के लिए। जैसे मैं कहूं मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये जो लिन वर्ड है ये दर्शाता है कैरोलस लिनियस को, क्योंकि ये जो साइंटिफिक नेम है कैरोलस लिनियस ने दिया है भाई, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पे लिन लिखा गया है। अगर आप ध्यान से देखो, इस वर्ड को कभी भी अंडरलाइन नहीं किया जाता है, अंडरलाइन है ही नहीं, ना ही इसे कभी इटैलिक में छापा जाता है। साइंटिफिक नेम को इटैलिक में छापा जाता है और हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन किया जाता है, लेकिन जो राइटर का नेम होता है इन दोनों वर्ड के पीछे, उसको ना तो अंडरलाइन करते हैं ना ही इटैलिक में छापते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? आप कहोगे सर क्रिस्टल क्लियर। बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। ये लिन क्या इंडिकेट कर रहा है भाई कि ये जो वर्ड है सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया है, ये ऑलरेडी बता दिया भाई हमने। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है, कौन सा नेम गलत है आपको ये चूज करना है बेसिकली। ध्यान से देखो, ये होमो सेपियंस, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है भाई। ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चे? होमो सेपियन है। ये नाम गलत क्यों है? ये होमो सेपियन गलत क्यों है? क्योंकि ये लेटर स्मॉल है बच्चे। ये भी गलत क्यों है? ये लेटर स्मॉल है, लेकिन यहाँ तो कैपिटल है सर, ये ठीक होना चाहिए था, लेकिन इसके नीचे अंडरलाइन कहाँ है, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसके नीचे अंडरलाइन बी है, ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है, दोनों अलग अलग भी लिखे गए हैं, इसलिए ये वर्ड क्या होगा? ये साइंटिफिक नेम क्या होगा बच्चे? करेक्ट होगा। बोलो बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। आगे बढ़ जाते हैं।
तो यहाँ पर हमने डाइवर्सिटी का टॉपिक क्लियर किया भाई, इसके अंदर हमने साइंटिफिक नेम के बारे में भी पढ़ा। अब मैं आपको समझाता हूं टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज के बारे में। जैसा कि आपको एग्जांपल दिया था, आपका एड्रेस क्या है। अगर आप एलियन को अपना एड्रेस बताओगे तो कैसे बताओगे भाई, हम अर्थ नाम के प्लेनेट पे रहते हैं, उसके अंदर एक कंट्री है इंडिया, उसमें रहते हैं, उसके अंदर एक स्टेट है सपोज राजस्थान, उसके अंदर रहते हैं, उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है सपोज अजमेर, उसके अंदर रहते हैं। तो ये आप क्या बता रहे हो, एड्रेस के रैंक बता रहे हो। मैं आपको क्या समझा रहा हूं बच्चे, एड्रेस के रैंक। जैसे कि मैं कहूं सबसे पहले अर्थ, आप अपना एड्रेस यहां पे डिस्क्राइब कर रहे हो, अर्थ है, इसके अंदर कंट्री है आपकी इंडिया, इसके अंदर स्टेट है आपका राजस्थान, सपोज कर लेते हैं एक एड्रेस, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट आपका मान लेते हैं अजमेर है, इसके अंदर विलेज मान लेते हैं कोई जैसे रामनगरी, ये विलेज है। तो ये आपने क्या दिया है, अपना एड्रेस दिया है भाई। इस एड्रेस के अंदर ये जो ईच वर्ड है इसको बोलेंगे रैंक। क्या बोलेंगे बच्चे, रैंक। ये भी रैंक है, ये भी रैंक है, ये भी रैंक है, ये भी रैंक है और ये भी रैंक है। लेकिन सबसे बड़ा एरिया कौन सा है एड्रेस का, अर्थ, तो ये बिगेस्ट रैंक है। क्या है बच्चे, ये बिगेस्ट। और ये क्या है बच्चे, गांव आपका छोटा सा विलेज, तो ये स्मॉलेस्ट रैंक है। ये क्या है बच्चे, स्मॉलेस्ट रैंक है। बोलो बात समझ में आती है। टेक्सोनोमिकल हेरार्की, इस हेरार्की वर्ड का मतलब ही होता है सीक्वेंस। हेरार्की का मतलब क्या है बच्चे, सीक्वेंस। जब आप किसी भी रैंक को सीक्वेंस में अरेंज करोगे, जो टेक्सा है वो किसे बोलते हैं बच्चे, रैंक को बोलते हैं, अभी भी पहले समझाया था। इन टेक्सा को जब आप एक सीक्वेंस में अरेंज करोगे तो उसे बोलेंगे टेक्सोनोमिकल हेरार्की। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक किंगडम होता है कि वो एनिमल है या प्लांट है, उसके बाद उसकी क्लास होती है। अगर वो प्लांट है तो वो एंजियोस्पर्म है, वो स्पर्मेटोफाइटा है, वो किस क्लास के अंदर आता है वो होती है। तो ये जो किंगडम है, क्लास है, वो भी अलग अलग क्या है बच्चे, टेक्सा है। एड्रेस के अंदर ये टेक्सा है, आप रिलेट कर पा रहे हो। उसी प्रकार टेक्सोनोमी के अंदर जो रैंक है, जो टेक्सा है, वो कुछ ऐसे होते हैं भाई। किंगडम होता है, उसके बाद फाइलम होता है, उसके बाद क्लास होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अभी ट्रिक के साथ बताऊंगा। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, यहाँ पे आएगा ऑर्डर, यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे जीनस, यहाँ पे स्पीशीज। ट्रिक्स के साथ सब कुछ याद करवाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। जो ग्रुप्स होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं भाई अपनी सिमिलरिटीज के बेसिस पे। अगर ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज है तभी उसको उस ग्रुप के अंदर हम प्लेस करते हैं। जो ईच कैटेगरी होती है, जो ईच रैंक होती है, जो ईच टेक्सा होता है, उसको क्या बोल रहे हैं देखो, उसे क्लासिफिकेशन की यूनिट बोला जा सकता है, उसे रैंक बोला जा सकता है, उसे टेक्सोन भी बोला जा सकता है, जिसका प्लूरल होगा टेक्सा। टेक्सोन वर्ड सिंगुलर है बच्चे, टेक्सा वर्ड क्या है बच्चे, प्लूरल है। बोलो एक एक वर्ड क्लियर होता है, आप कहोगे सर क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर बेसिकली एक टेक्सोनोमिकल हायरार्की का फ्लो चार्ट है जिसमें सारे वर्ड लिखे गए हैं। अभी जो मैंने लिखे थे वही, किंगडम लिखा है, फाइलम लिखा है, क्लास लिखा है, ऑर्डर लिखा है, फैमिली लिखा है, जीनस लिखा है, स्पीशीज लिखा है। ये बहुत ही बड़ी रैंक है, इसे ब्रॉडेस्ट टेक्सोन कह सकते हो। इसके अंदर स्पेसिफिक, ये अभी समझाएंगे आपको, रुक जाओ एक बार। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है बच्चों, इतना ही समझो। आगे देखो, और ये याद करने की ट्रिक है आपके सामने कि पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। इंग्लिश की ट्रिक है भाई कि घड़ों को साफ रखिए, की पॉट्स क्लीन, नहीं तो फैमिली क्या हो जाएगी, सिक हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। इस ट्रिक से आप सारे वर्ड को सीक्वेंस में याद कर सकते हो। ट्रिक अच्छी लगी तो ठीक है भाई, नहीं लगी तो दूसरी ट्रिक बता देंगे। अगली ट्रिक देखो, कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। ज्यादातर लोग आरसीबी के फैन है भाई, तो देखो कोहली से रिलेटेड ट्रिक बनाई है। कोहली प्लेस क्रिकेट, कोहली क्रिकेट खेलता है कहां पर, ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, चपटी ग्राउंड सरफेस पे खेल रहा है भाई क्रिकेट। ऑब्वियसली मैदान समतल ही होता है, तो उससे भी आप याद रख सकते हो। के से किंगडम हो जाएगा, पी से फाइलम हो जाएगा, क्रिकेट के सी से क्लास हो जाएगा, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस हो जाएगा और एस से स्पीशीज हो जाएगा। बोलो बात समझ में आती है। ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये बिगेस्ट रैंक है और ये लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट रैंक है। समझ में आता है। स्पीशीज सबसे छोटा ग्रुप होता है भाई किसी भी टेक्सोनोमी के अंदर, और किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप होता है। किंगडम से भी बड़े होते हैं बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी किंगडम बड़ा है, ठीक है।
हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में कैसे रखते हैं भाई। सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए उस इंडिविजुअल के बारे में, फिर उसे हम ग्रुप के अंदर रख सकते हैं, उसके कैरेक्टर को पढ़ेंगे उसके बाद ही रखेंगे भाई। हम आइडेंटिफाई करते हैं उसकी सिमिलरिटीज को, उसकी डिससिमिलरिटीज को, उसके बाद हम क्या करते हैं उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, बेसिकली सिंपल सी लाइंस। इसके बाद एनसीईआरटी ने अपना डायग्राम दिया है, देखो बहुत ही सुंदर डायग्राम। की पॉट्स, ये दिख ही नहीं रहा, लोग की पॉट्स कर लो तुम, है ना। की पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये पसंद नहीं आया तो एक और देखो, जिंदगी में बहुत ट्रिक लेके आए आपके लिए। कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, ये ले लो। ये क्या है, टेक्सोनोमिकल हायरार्की है बच्चों। ये बिगेस्ट रैंक है, बिगेस्ट यूनिट है। ये स्मॉलेस्ट रैंक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। बोलो बात समझ में आती है। कुछ वर्ड आपके सामने लिख रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों। दो वर्ड लिखता हूं मैं आपके सामने। एक तो लिखता हूं बच्चे कॉमन कैरेक्टर, क्या लिखता हूं, कॉमन कैरेक्टर। एक लिखता हूं आपके सामने में जनरल कैरेक्टर, ठीक है। जो कॉमन कैरेक्टर है ना बच्चे, ये बहुत ही छोटे ग्रुप के अंदर ज्यादा मिलते हैं। स्पीसीज के अंदर, इसके अंदर, इस स्पीसीज के अंदर कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे बच्चे, कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे। समझ में आया। जैसे जैसे ऊपर जाओगे किंगडम के अंदर कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे बच्चे, बहुत कम हो जाएंगे। ये जो स्पीसीज है इसके अंदर जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर को जीसी लिख दिया मैंने, ये बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे जनरल कैरेक्टर बढ़ेंगे और किंगडम के अंदर जनरल कैरेक्टर क्या हो जाएंगे बच्चे, हाईएस्ट हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आती है। देखो बेटा, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि एक एलिफेंट है और एक इंसेक्ट है दोनों ही एनिमल, दोनों का ही किंगडम सेम होगा एनिमलिया, बट इंसेक्ट बच्चों लैंड पे चलता है ना, सॉरी एलिफेंट जो है वो लैंड पे चलता है और इंसेक्ट हवा में उड़ता है। क्या इनमें बहुत सारे डिफरेंस है? तो ये तो सेम हो गया किंगडम, लेकिन आगे की जो चीजें हैं, फाइलम अलग हो जाएगा दोनों का। बात समझ में आती है। एलिफेंट आ जाएगा कोर्डेटा के अंदर और इंसेक्ट चला जाएगा ऑर्थोपोडा के अंदर। फाइलम अलग अलग हो गए। ऑर्गेनिज्म इसके अंदर थे बट इसके अंदर से अलग अलग हो गए। यानी कि ये जो छोटे ग्रुप से ये ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, ज्यादा अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। बोलो बात समझ में आती है। इसीलिए यहां पर कॉमन कैरेक्टर ज्यादा हो रहे हैं और यहां पर कॉमन कैरेक्टर कम है। जनरल कैरेक्टर का मतलब है जनरल, क्या ये एनिमल है, ये जनरल बात है, दोनों एनिमल है तो यहाँ पे वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। समझ में आता है। क्या इन दोनों के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, आप कहोगे एनिमल है तो ब्लड प्रेजेंट है, तो ऐसी बातें जो जनरल बातें हैं, है ना, वो जनरल कैरेक्टर के अंदर कंक्लूड की जाती है। बोलो एक एक वर्ड समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया भाई। आगे देखो यहाँ पे लिखा गया है, जैसे जैसे स्पीसीज से ऊपर जाते हो किंगडम की तरफ, जो कॉमन कैरेक्टर है वो क्या हो जाते हैं बच्चे, डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे जैसे स्पीसीज से किंगडम में जाओगे कॉमन कैरेक्टर घटेगा, है ना। जैसे जैसे स्पीसीज से किंगडम में जा रहे हो कॉमन कैरेक्टर घट रहा है। यहाँ पे हाईएस्ट है, यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर का हो गया, कम हो गया। ध्यान से देख लो, कॉमन कैरेक्टर ऊपर जाने पे घट रहे हैं और जनरल कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, ऊपर जाने पे बढ़ रहे हैं। यही लिखा गया है लाइनों में जो अभी अभी समझाया है भाई, है ना। जितना लोअर टेक्सा होगा उतने ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर होंगे ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और जितना ज्यादा हायर टेक्सा होगा उतनी ज्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। जैसे मैं कहूं आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कैरेक्टर एक इंसेक्ट में और एक एलिफेंट में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक दो कैरेक्टर तो लिखोगे लेकिन बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर मैं आपके सामने लिखूं एक स्कॉर्पियन के अंदर, बिच्छू के अंदर और एक इंसेक्ट के अंदर कैरेक्टर आप आइडेंटिफाई करो, तो आप बहुत सारे कैरेक्टर लिख दोगे। उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका नर्वस सिस्टम बहुत कुछ सिमिलर होता है, क्योंकि वो सेम लोअर कैटेगरी के अंदर आते हैं भाई। उनका किंगडम तो सेम है ही, साथ ही साथ उनके क्लासेस, जीनस, यहां तक नीचे के टेक्सोनोमिकल हायरार्की में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। आगे बढ़ सकते हैं। देखो एक एनसीईआरटी की टेबल है भाई, जिसके अंदर बहुत सारे नाम वगैरह दिए हैं, बहुत 4 ही ऑर्गेनिज्म के हैं, बहुत तो नहीं बोलूंगा मैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, ट्रिक्स के साथ याद कराऊंगा। ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है भाई कॉमन नेम, मेन का नेम है भाई, जिसे आप ह्यूमन भी कह सकते हो। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमोसेपियन है। ये जो पहला वर्ड है ये जीनस को डिनोट करता है, दूसरा वर्ड स्पीसीज को डिनोट करता है। तो ये जीनस है और ये स्पीसीज है बच्चों। जीनस क्या होगा, होमो होगा ऑब्वियसली। अगला वर्ड है हाउस फ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। जो मस्का है वो जीनस है, डोमेस्टिका क्या होगी बच्चे, स्पीसीज हो जाएगी। बोलो बात समझ में आती है क्या? डोमेस्टिका क्या हो गई, स्पीसीज हो गई।
मैंगो की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम अभी भी पढ़ा, मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इसका जीनस है, इंडिका इसकी स्पीसीज है, तो जीनस में क्या लिखा होगा, मेंजीफेरा। आगे लिखा है वीट बच्चे, तो वीट का नाम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम। जो ट्रिटिकम है वो इसका जीनस है और जो एस्टाइवम है वो इसकी स्पीसीज है। बोलो बात समझ में आती है? तो जीनस और स्पीसीज कैसे याद करोगे? साइंटिफिक नेम से। चार ही तो नेम याद करने हैं, ह्यूमन का, हाउस फ्लाई का, मैंगो का और वीट का। चारों के साइंटिफिक नेम बढ़िया से याद रखोगे, जिससे इनका जीनस और स्पीसीज तो याद हो ही जाएगा। उसके बाद इधर आओ, सीधा किंगडम की बात करेंगे हम बच्चे। इधर इनका किंगडम क्या होगा? क्या ह्यूमन एक एनिमल है? बिल्कुल है, तो एनिमेलिया किंगडम है इसका। क्या हाउस फ्लाई भी एनिमल है? बिल्कुल है, तो एनिमेलिया किंगडम है इसका। क्या मैंगो तो एक प्लांट होता है बच्चों, तो ये प्लांटी किंगडम में आएगा। और वीट, गेहूं जो है वो भी एक प्लांट होता है, तो ये भी प्लांटी किंगडम में आएगा। रेड कलर विजिबल तो है, ठीक ठाक विजिबल है भाई। तो आप देख सकते हो मैंने इनके किंगडम लिखे हैं जनरल सोचकर, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक नेम याद करेंगे, जीनस स्पीसीज क्लियर, उसके बाद किंगडम को लिख देंगे हम जनरल सोचकर, क्योंकि चार ही तो नाम है। उसके बाद आओ बच्चे फाइलम में। देखो बेटा, जो एनिमेलिया किंगडम है उसके अंदर बहुत सारे फाइलम आते हैं, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेंटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, एनेलिडा, है ना, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, है ना, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा, बहुत सारे आते हैं, इकाइनोडर्मेटा, है ना। तो इन बहुत सारों के अंदर एक फाइलम है जिसका नाम है कोर्डेटा। इस कोर्डेटा के अंदर क्या आते हैं बच्चों? ह्यूमंस आते हैं। और उसी के अंदर एक नाम अभी भी मैंने बोला था बच्चे, ऑर्थोपोडा। क्या बोला था बच्चे? ऑर्थोपोडा। कैमरा तो ठीक है ना? ठीक है। अभी नाम क्या बोला था बच्चे मैंने? ऑर्थोपोडा बोला था। तो ऑर्थोपोडा के अंदर क्या आते हैं बच्चे? इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर हाउस फ्लाई किसमें आएगी? ऑर्थोपोडा फाइलम में। कोर्डेटा फाइलम में कौन आएगा? ह्यूमन आएगा। और जो प्लांट होते हैं ना बच्चों, इनके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। वो जो एंजियोस्पर्म है वो एक टाइप का डिवीजन है। देखो बच्चे, किंगडम से छोटी रेंज क्या है? फाइलम या डिवीजन। फाइलम जो वर्ड है ये एनिमल के लिए यूज करेंगे, डिवीजन जो वर्ड है ये प्लांट के लिए यूज करेंगे। बोलो बात समझ में आती है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ऑर्थोपोडा लिख दिया। अब एंजियोस्पर्म के बारे में भाई, एंजियोस्पर्म एक डिवीजन है प्लांटी किंगडम का, जिसके अंदर मैंगो भी आता है, वीट भी आता है। लेकिन इस एंजियोस्पर्म के अंदर दो कैटेगरी है भाई, डाइकोट और मोनोकोट। ऐसा प्लांट जिसके सीड के अंदर दो कोटिलेडन होते हैं उसे डाइकोट बोलेंगे, जिसके अंदर एक कोटिलेडन होता है उसे मोनोकोट बोलेंगे। अगर गेहूं का, वीट का सीड देखो तो उसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर आप नहीं तोड़ सकते भाई, उसके अंदर दो कोटिलेडन नहीं है। लेकिन अगर आप मैंगो को देखो, मैंगो के सीड को आप दो पोर्शन में इजीली डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि वो डाइकोट के अंदर बना हुआ है। तो जो मैंगो है वो डाइकोट होता है और जो वीट है वो मोनोकोट होता है। और ये क्या है? इन दोनों की क्लासेस है। बोलो बात समझ में आई आपको? आप कहोगे सर इतना तो समझ में आता है। उसके बाद देखो बेटे, ऑर्थोपोडा के अंदर बहुत सारी क्लासेस आती है, उनमें से एक क्लास होती है इंसेक्टा, और उस इंसेक्टा के अंदर क्या आती है बच्चे? हाउस फ्लाई आती है। उसके बाद कोर्डेटा के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती है, जैसे कि एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया, बर्ड्स हो गया, जिसे एविस भी बोलते हैं, मेमेलिया हो गया। उस मेमेलिया क्लास के अंदर क्या आता है बच्चे? ह्यूमन आता है। तो मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, ये याद करो, उसके बाद जीनस स्पीसीज याद हो जाएंगे। इन दोनों कैटेगरी को समझो, क्योंकि जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना तो ये वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर है, जब प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इतना समझना है, इतना याद करना है। और बीच वाले के लिए मैं बताऊंगा ट्रिक। क्या बताऊंगा बच्चे? ट्रिक बताऊंगा, खतरनाक वाली, ध्यान से, बहुत ध्यान से। बीच वाले के लिए क्या बताऊंगा बच्चे? ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से देखो। पहली ट्रिक आई आपके सामने, मैंगो को साफ करने का ऑर्डर दिया। मैंगो के लिए ट्रिक बन रही है साफ करने का। साफ से याद रखोगे, सैप्रिनडेल्स। मैंगो को साफ करने का ऑर्डर दिया, यानी कि मैंगो का ऑर्डर क्या होता है बच्चे? सैप्रिनडेल्स होता है। क्रिस्टल क्लियर। अगली ट्रिक, एना का दिल मैंगो की फैमिली पे आ गया। एना एक लड़की है बेसिकली, उसका दिल मैंगो की फैमिली पे आया था, यानी कि मैंगो की फैमिली क्या है? एना से याद रखोगे, एनाकार्डियेसी। जो कार्डिया वर्ड है ये दिल के लिए यूज करते हैं, अगर पता हो तो। किसके लिए यूज करते हैं बच्चे? दिल के लिए यूज करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना दिल के डॉक्टर को। कहां दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। क्या बता रहा हूं? एनाकार्डियेसी क्या है? मैंगो की फैमिली है, क्योंकि एना का दिल किस पे आया है? मैंगो की फैमिली पे आया है। अगर ट्रिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो ये वर्ड भूलोगे ही नहीं, जिंदगी में नहीं भूलोगे। आगे देखो, मक्खी को डूब के मरने का ऑर्डर दिया, यानी कि मक्खी बोलते हैं हाउस फ्लाई को। उसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चे? डिप्टेरा हो गया। डूब के मरने से क्या हो गया बच्चे? डूबने से डिप्टेरा हो गया।
तो 3 ट्रिक लिखी है आपके सामने। एक बता रही है मैंगो का ऑर्डर, सबसे नीचे वाली बता रही है मक्खी का ऑर्डर, बीच वाली बता रही है मैंगो की फैमिली। ट्रिक को बहुत अच्छे से सुनो और बार बार पढ़ो भाई, बहुत आराम से नाम याद हो जाएगा। अगली ट्रिक है आपके सामने, मक्खी की फैमिली म्यूजिक लवर है। मक्खी की फैमिली क्या है बच्चे? मस्किडी है। उसे याद करने के लिए ट्रिक बनाई है। मक्खी की फैमिली कैसी है बच्चे? म्यूजिक लवर है। इसके बाद वीट की रोटी पोवो। देखो रोटी बनाने को राजस्थानी लैंग्वेज में बोलते हैं पोना, है ना? तो गेहूं की रोटी पोवो, इस पो वर्ड को मैंने नीचे लिया है। इसके आगे अगर एसी लगा दोगे पोएसी, तो ये फैमिली बन जाएगी गेहूं की। किसकी? वीट की। अगर पो के आगे एल्स लगा दोगे तो ये ऑर्डर बन जाएगा किसका बच्चे? वीट का। तो वीट की रोटी पोते हैं, रोटी बनाते हैं, इसलिए पो के आगे एल्स लगा दो तो ऑर्डर है, और एसी लगा दो तो फैमिली है। बोलो बात समझ में आई क्या? एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी के अंदर अलग अलग जगहों पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं बच्चों टेक्सोनोमी के अंदर, जैसे किंगडम के कुछ एग्जाम्पल, जीनस के कुछ एग्जाम्पल। उन सारे एग्जाम्पल को आपके सामने लिख दिया है हमने बहुत अच्छे से। ध्यान से अगर बोर्ड पे देखो आप, तो एक फ्लो चार्ट बना दिया मैंने ताकि कोई दिक्कत ही ना हो, कोई कंफ्यूजन ही ना हो। एनिमल्स के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। किंगडम में एक एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे, एनिमेलिया। इसके अंदर 2 फाइलम आएंगे बच्चे, कोर्डेटा भी आएगा, ऑर्थोपोडा भी आएगा। इस कोर्डेटा के अंदर कौन सी क्लास आएगी? मेमेलिया आएगी। ऑर्थोपोडा के अंदर कौन सी क्लास आएगी? इंसेक्टा आएगी। इस मेमेलिया क्लास के अंदर 2 ऑर्डर आ रहे हैं, कार्निवोरा और प्राइमेटा। इस इंसेक्टा क्लास के अंदर एक ही ऑर्डर आ रहा है, डिप्टेरा। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल आई। इस कार्निवोरा के अंदर 2 फैमिली आती है, फेलिडी और कैनिडी। इस प्राइमेटा के अंदर एक ही फैमिली आती है, होमिनिडी। इस डिप्टेरा के अंदर मस्किडी फैमिली आती है। एक ही नहीं आती है, हमें पढ़नी कौन सी है वो यहाँ पे लिखी गई है। आती तो बहुत सारी है, स्टडीज नेवर एंड्स, कभी खत्म नहीं होगी भाई, है ना? तो ये हमने लिखा फैमिलीज कैसे आती है भाई, एरो बना बना के सब कुछ क्लियर कर दिया भाई। ये जो फेलिडी फैमिली है इसके अंदर एक ही जीनस आता है, फेलिस। ये जो कैनिडी फैमिली है उसके अंदर कौन सा जीनस आ रहा है? ध्यान से देखो, उसके अंदर कैनिस आ रहा है। ये जो फेलिडी फैमिली है इसके अंदर 2 आ रहे हैं भाई, फेलिस आ रहा है और पेंथरा आ रहा है। जीनस 2 आ रहे हैं किसके अंदर? फेलिडी के अंदर। कैनिडी के अंदर एक ही जीनस आ रहा है, कैनिस। उसके बाद होमिनिडी के अंदर एक जीनस आ रहा है, होमो। मस्किडी के अंदर एक जीनस आ रहा है जिसका नाम है मस्का। ये है जीनस, ठीक है। जीनस में कौन सी स्पीसीज आ रही है? फेलिस के अंदर एक ही स्पीसीज आती है, केटस, जिसे केट भी बोलते हैं। अगर केट का साइंटिफिक नेम पूछ ले, एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, बट इस तरीके से निकालना है बच्चे। पहले क्या लिखते हैं? जीनस, फिर क्या लिखते हैं? स्पीसीज। अगर मैं बोलूं फेलिस केटस तो क्या होगा? केट का नेम। अगर मैं बोलूं आपके सामने पैंथरा टाइग्रिस तो टाइगर का साइंटिफिक नेम होगा। अगर बोलूं पैंथरा लियो तो लोयन का होगा। अगर बोलूं पैंथरा पार्डस तो लियोपार्ड का होगा। अगर बोलूं कैनिस लूपस तो डॉग का साइंटिफिक नेम होगा। अगर बोलूं होमो सेपियन तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होगा। अगर बोलूं मस्का डोमेस्टिका तो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम होगा। जितने भी एनसीईआरटी में साइंटिफिक नेम हो सकते हैं वो इस फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाएंगे, अगर वो एनिमल का नेम है तो। बोलो बात समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कार्निवोरा ऑर्डर है या फैमिली। सब कुछ इस डायग्राम में क्लियर होगा, एक एक वर्ड क्लियर होगा। इसीलिए बहुत टाइम लगा के आपके लिए ये डायग्राम बनाया है। समझ में आता है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। देखो प्लांट के लिए ऐसा फ्लो चार्ट तैयार किया है एनसीईआरटी से। इसके अंदर भी ये किसके लिए है? प्लांट के लिए है भाई। प्लांटी किंगडम पढ़ना है। 2 डिवीजन आएगा, स्पर्मेटोफाइटा आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा। स्पर्मेटोफाइटा के अंदर गेमोपेटल क्लास आएगी। गेमोपेटल क्लास में पोलीमोनियल्स ऑर्डर आएगा। इस पोलीमोनियल्स में फैमिली कौन सी आएगी? देखो कॉन्वोलेवेसी और सोलेनसी। थोड़े टिपिकल नेम है, आप रुक रुक के स्पेस दे दे के पढ़ोगे, अच्छे से याद हो जाएगा। फिर से देखो प्लांटी किंगडम है, 2 डिवीजन है, स्पर्मेटोफाइटा और एंजियोस्पर्म। स्पर्मेटोफाइटा के अंदर एक क्लास आती है गेमोपेटल। एंजियोस्पर्म के अंदर 2 क्लास आती है, मोनोकोट और डाइकोट। ये क्लासेस है बेसिकली। ऑर्डर की बात करें, गेमोपेटल के अंदर पोलीमोनियल्स ऑर्डर होगा, इस मोनोकोट के अंदर पोयल्स ऑर्डर होगा और डाइकोट के अंदर सेपिंडेल्स ऑर्डर होगा, जो हमें पढ़ना है बेसिकली। इसके बाद पोलीमोलियंस के अंदर 2 फैमिली है भाई, कॉन्वोलिएसी और सोलेनसी। पोल्स के अंदर पोएसी फैमिली है। उसके बाद सेपिंडेल्स के अंदर एनाकार्डियेसी फैमिली है। अभी अभी जो मैंगो के बारे में पढ़ा था, एनाकार्डियेसी, है ना? एना का दिल आया था मैंगो की फैमिली पे। आगे देखो, ये जो सोलेनसी फैमिली है इसके अंदर 4 जीनस लिखे हैं, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, लाइकोपर्सिकम। ये चारों जीनस आते हैं किसके अंदर बच्चे? सोलेनसी के अंदर। पोएसी के अंदर आने वाला एक जीनस यहाँ पे लिखा गया है आपके सामने,
कौन सा है पोएसी के अंदर आने वाला, ध्यान से एरो देखो, ट्रिटिकम, क्या दिया गया है, ट्रिटिकम। एनाकार्डियेसी के अंदर आने वाला एक जीनस दिख रहा है मेंजीफेरा, समझ में आता है, ये जीनस आ गए इन फैमिलीज के अंदर, एरो बना के बता दिया। जो सोलेनम जीनस है उसमें 3 स्पीशीज आती है, ट्यूबरोसम, नाइग्रम, मेलोंजिना, ट्यूबरोसम, नाइग्रम और मेलोंजिना। ट्रिटिकम के अंदर एक स्पीशीज है एस्टाइवम, मेंजीफेरा के अंदर एक स्पीशीज है इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका अगर बोला जाए तो ये साइंटिफिक नेम बनेगा जीनस और स्पीशीज से, इसी को बोलते हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम। क्या बोलते हैं बच्चे, मैंगो का। ट्रिटिकम एस्टाइवम ये वीट का साइंटिफिक नेम बनेगा, बनेगा या नहीं। उसके बाद सोलेनम मेलोंजिना ये बनेगा बेसिकली बच्चों ब्रिंजल का, किसका बन जाएगा ये, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम। सोलेनम ट्यूबरोसम ऑब्वियसली पोटैटो का बन ही जाएगा बच्चे। सोलेनम नाइग्रम जो है ये बन जाएगा ऑब्वियसली ब्रिंजल का। एक सेकंड, थोड़ा सा, ब्रिंजल जो है वो नाइग्रम होता है ये ना, तो ब्रिंजल को ऊपर लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम बोलते हैं बच्चे ब्रिंजल को। और जो सोलेनम मेलोंजिना है ये होता है ब्लैक नाइट, जिसको मकोई भी बोलते हैं, है ना, ब्लैक नाइट जिसे मकोई भी बोलते हैं। तो ये कॉमन वर्ड है, ये साइंटिफिक नेम दिख ही रहे हैं। प्लांट से रिलेटेड एक एक वर्ड इस फ्लो चार्ट में कवर किया गया है आपके लिए। बहुत टाइम लगा के फ्लो चार्ट बनाया है बच्चों आपके लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और बहुत अच्छे से आप समझ पाओ। आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों अब समझते हैं स्पीशीज के बारे में। हमने सब कुछ पढ़ लिया है, कितनी स्पीशीज हो सकती है फ्लो चार्ट के अंदर, सब कुछ। एक सेकंड लगेगा इस टॉपिक में, ध्यान से देखो। स्पीशीज में जैसे लिखा है मेंजीफेरा इंडिका, तो इंडिका क्या है स्पीशीज, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम क्या है स्पीशीज, पेंथेरा लियो, लियो क्या है स्पीशीज, होमो सेपियन, सेपियन क्या है स्पीशीज। बात हुई खत्म। आगे लिखा है ईच जीनस। देखो बेटा अभी जो हमने पढ़ा कीप पोट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, यही पढ़ा था। सबसे बड़ी रैंक ये है, सबसे छोटी रैंक ये है। एक किंगडम के अंदर, जैसे मैंने कहा अर्थ से कंपेयर करो, अर्थ के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज हो सकती है, उनमें से इंडिया एक है। किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम हो सकते हैं। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं, वैसे फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस हो सकती है। जैसे एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं, वैसे एक क्लास के अंदर बहुत सारे विलेजेस हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में विलेज हो गए, जैसे विलेज के अंदर बहुत सारे हाउस हो सकते हैं, तो वो फैमिली से रिलेट कर लो। हाउस के अंदर बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी कैटेगरीज में हम डिवाइड करते जा रहे हैं। समझाना ये चाहता हूं कि बहुत सारी स्पीशीज मिलकर या एक स्पीशीज मिलकर जीनस का निर्माण कर सकती है। बहुत सारे जीनस मिलकर या एक जीनस मिलकर फैमिली बना सकता है। बहुत सारी फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बना सकती है। बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास, बहुत सारी क्लासेस मिलकर फाइलम, और बहुत सारे फाइलम मिलकर क्या बनाएंगे बच्चे, किंगडम बनाएंगे। यानी कि किंगडम बिगेस्ट यूनिट है, ये फील होना चाहिए। इतनी सारी स्पीशीज आएगी उसके अंदर, ऑब्वियसली फाइलम भी बहुत सारे हैं, तो स्पीशीज का नंबर तो बहुत बहुत ज्यादा होगा। समझ में आता है। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे गए हैं, आप ऑलरेडी देख सकते हो। पेंथेरा टाइग्रिस टाइगर का नाम है भाई। जैसे कि सोलिनम के अंदर बहुत सारी स्पीशीज है, नाइग्रम है और मेलोंजिना है। जो मेलोंजिना है उसको ब्रिंजल बोलते हैं, नाइग्रम को ब्लैक नाइट बोलते हैं। हमने उल्टा तो नहीं लिखा ना, नाइग्रम को ब्लैक नाइट बोलते हैं भाई, फिर से ठीक करना पड़ेगा। नाइग्रम को क्या बोलेंगे बच्चे, ब्लैक नाइट बोलेंगे। इससे क्लीन करते हैं। ये क्या हुआ, अरे ऐसे ना करो। मैंने सोचा इतनी मुश्किल से फ्लो चार्ट बनाया था, अभी एक सेकंड में गेम ओवर है ना। लेकिन अंडू का ऑप्शन होता है स्मार्ट बोर्ड में, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीपीटी को जहां पे छोड़ो वहीं से स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। नाइग्रम को क्या बोल रहे हैं बच्चों हम, ब्लैक नाइट। इसका नाम क्या है, ब्लैक नाइट। इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, मेलोंजिना को, इसे बोल रहे हैं ब्रिंजल। तो आप अच्छे से याद करेंगे इन्हें, इस वर्ड्स को याद करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। अब देखो आ जाओ अपनी स्लाइड्स पे फिर से। जीनस के बारे में लिखा गया है, जो रिलेटेड स्पीशीज होती है, एक जैसी स्पीशीज होती है, उनके जुड़ने से क्या बनता है जीनस बनता है। इसके अंदर एक या एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं भाई। उसके बाद जीनस जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का एक एग्रीगेशन होता है, एक एकत्रण होता है, सम्मिलित रूप होता है। पोटैटो हुआ, ब्रिंजल हुआ, दो डिफरेंट स्पीशीज है जो कि एक ही जीनस सोलेनम के अंदर लाई करती है। ऐसी लाइनें जो है इन्हीं लाइनों से उठाकर फ्लो चार्ट बनाया है, ताकि इन लाइनों को बार बार पढ़ के समझना ना पड़े, एक ही फ्लो चार्ट में सारी लाइनें समझ में आ जाए।
ये लाइनें ऑलरेडी क्लियर है भाई, है ना। टाइग्रिस टाइगर का नाम है, लोयन का नाम है, पार्डस का नाम है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। ये जो जीनस होता है एक जीनस से डिफरेंट होता है भाई, जैसे कि फेलिस जो है उसके अंदर केट को इंक्लूड किया गया है, आपको ऑब्वियसली पता है फेलिस के बारे में फ्लो चार्ट के द्वारा। फैमिली रिलेटेड जीनस से मिलकर बनी होती है। देखो ये वर्ड बार बार मत पढ़ो, ऐसे करो की पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से जीनस बनता है, क्लोजली रिलेटेड जीनस से फैमिली बनती है, क्लोजली रिलेटेड फैमिली से ऑर्डर बनता है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर से क्लास बनती है, क्लोजली रिलेटेड क्लास से फाइलम बनता है, और क्लोजली रिलेटेड फाइलम से क्या बनता है बच्चे, किंगडम बनता है। क्योंकि ये बार बार लिखा आ रहा है आपके सामने, तो सबके लिए एक्सप्लेन कर दिया। बात समझ में आती है क्या? जो फैमिली होती है वो कैरेक्टराइज होती है किसके बेसिस पे, वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर भी और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के भी, इन दोनों फीचर के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है भाई। यानी कि जब फैमिली का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वेजिटेटिव कैरेक्टर भी कंसीडर करते हैं और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी कंसीडर करते हैं। बात समझ में आती है क्या? इसके अंदर ऑब्वियसली सिमिलरिटीज कम होगी किसके कंपेयर में, जीनस और स्पीशीज के कंपेयर में भाई। स्पीशीज छोटा टेक्सा है, छोटी रेंज है, उसके अंदर सिमिलरिटी ज्यादा होगी, फैमिली उससे बड़ा है तो इसके अंदर कम होगी, लेस होगी। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। आगे वही सब कुछ उस फ्लो चार्ट में है, ध्यान से देखो, सब कुछ, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर फ्लो चार्ट का प्रिंट निकाल के आईने के पास चिपका दिया और उसे दिमाग में छाप लिया तो ये लाइनें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी भाई साहब, एक भी लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए फ्लो चार्ट दिया है आपको, ऑर्डर में वही लिखा गया है, ये असेंबलेज है, मतलब मिलना, कौन मिल रहा है यहाँ पे, फैमिलीज मिल रही है भैया ना, सिमिलर कैरेक्टर वाली। उसके बाद फिर से एग्जांपल, एक लाइन ये पढ़ लो बस, ये फ्लोरल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होता है भाई, जो ऑर्डर होता है वो फ्लोरल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होता है। ये याद करो, अभी अभी सारे वर्ड बताए थे, याद करो सारे के सारे वर्ड, इसीलिए फ्लो चार्ट बनाया था, इजी हो जाए स्टडी बहुत ज्यादा। ये रिलेटेड ऑर्डर से बनेगा, सबको पता है, याद करो सारे वर्ड अभी अभी बताए थे, याद करो। प्राइमेटा के अंदर मंकी आता है, गोरिल्ला आता है और गिब्बन आता है भाई, ये आप ध्यान रख लेना। कार्निवोरा के अंदर टाइगर आता है, केट आता है और डॉग आता है। क्लियर? और ये तो बता ही दिया, एक एक वर्ड क्लियर है भाई। फाइलम देखो, कोर्डेटा के बारे में अगर बात करो तो इसके अंदर फिशेस है भाई, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, बर्ड है, मेमल्स है भाई, है ना। ये इनकी क्लासेस हो जाएगी भाई। मेमल्स के अंदर मेमेलिया क्लास के अंदर ह्यूमन आता है, जैसा कि पढ़ाई था। और यहाँ पर कुछ बेस्ड कॉमन फीचर के ऊपर बेस्ड है भाई, जो प्रेजेंट है नहीं है। नोटोकोड, डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम यहाँ पे मिलता है भाई, है ना। नोटोकोड यहाँ पे प्रेजेंट होती है कोर्डेटा के अंदर, जो नॉन कोर्डेटा होते हैं उनमें नोटोकोड एब्सेंट होती है। ऐसी बातें एनिमल किंगडम में हम करते हैं बहुत डिटेल में। जो प्लांट होता है उसके लिए फाइलम को ही डिवीजन नाम दिया जाता है, ये पहले ही बता दिया, यहाँ पर लिखा गया है बस, ठीक है। आगे देखो, किंगडम के बारे में क्या ही समझाऊं आपको। क्लोजली रिलेटेड फाइलम या क्लोजली रिलेटेड डिवीजन मिलकर क्या बनाते हैं बच्चे, किंगडम बनाते हैं। हवा में बता दोगे ना, अगर इतना अच्छे से पढ़ा दिया है आपको तो। ये हाईएस्ट कैटेगरी है भाई, हाईएस्ट रैंक है भाई, आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो एग्जांपल, एनिमल किंगडम और प्लांटी किंगडम। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है। देखो कुछ वर्ड, एनसीईआरटी कुछ वर्ड के ऊपर फोकस कर रही है बच्चों, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी में लिखा है कि मोर्फोलॉजिकली ज्यादा सिमिलरिटीज कहां पर होती है, जीनस में होती है। हालांकि मोर्फोलॉजिकल ज्यादा सिमिलरिटीज स्पीशीज में भी देखने को मिल जाएगी आपको, लेकिन एनसीईआरटी ने जीनस लिखा है। ये वर्ड अगर आते हैं नीट के पेपर में, नीट के पेपर में कभी भी ये वर्ड दिखते हैं तो आंसर यही होगा 110%। अगर मोर्फोलॉजिकली मोर सिमिलरिटी वाला रैंक पूछे तो वो जीनस ही होगा। ऐसा रैंक पूछे आपसे जो वेजिटेटिवली और रिप्रोडक्टिवली के बेस पे डिवाइड किया गया हो, कैटेगराइज किया हो, तो वो फैमिली ही होगा। अगर ऐसा कैरेक्टर पूछे जो फूल के फ्लोरल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होता है तो वो ऑर्डर ही होगा। बोलो बात समझ में आती है क्या? एनसीईआरटी से उठाकर रैंक से रिलेटेड एक एक वर्ड को आपके सामने की पॉइंट की तरह प्रेजेंट कर दिया है। बहुत ज्यादा टाइम लगा है इनको फाइंड आउट करने में बेसिकली। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है भाई। इस एक ही लेक्चर के अंदर हमने पूरा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट किया है। ऑब्वियसली हमने एनसीईआरटी का एक एक की पॉइंट समझा है, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, किसी भी टॉपिक की इतनी डिटेल नहीं पढ़ी है जितकी आवश्यकता ही ना हो। जितना जरूरी है उतना ही पढ़ाया गया है। अब आपको करने हैं पीवाईक्यूज। नीट 2020 के बाद के सारे पीवाईक्यूज आपको करने हैं 21, 22, 23 और 24।
25 का जो पेपर आ रहा है आपके सामने वो इन पेपर से रिलेटेड आप कह सकते हो होगा और काफी अच्छा पेपर जाना चाहिए भाई। अगर एनसीईआरटी को बहुत ही फोकस से पढ़ोगे तो मैं एनसीईआरटी को बेस मानकर एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, उसके अंदर कुछ डिटेल अगर एडिशनल देनी होगी तो वो मैं ऐड कर दूंगा, बट मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी बेस्ड पूरा कोर्स ही, एक एक लाइन आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। ऑब्वियसली हमने पूरा चैप्टर समाप्त कर लिया। इसके क्वेश्चन आंसर, इसके पीवाईक्यूज, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। एक चैप्टर का एक तो लेक्चर वाला वीडियो, नोट्स वाला वीडियो, और एक वीडियो हो जाएगा क्वेश्चंस वाला वीडियो। बात समझ में आती है? आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ और इस स्लाइड का भी पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उसे जरूर से कनेक्ट कर लेना। इस चैनल के, थोरेक्स चैनल के लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे भाई। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में।